डियर स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ वर्ब्स में जब कुछ प्रेपोजिशंस या एडवर्ब जोड़ दिए जाते हैं जिन्हें हम लोग पार्टिकल्स कहते हैं, तो इस तरीके से बनी हुई जो वर्ब जिसमें कुछ प्रेपोजिशन और एडवर्ब जोड़ दिए जाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग देता है। जैसे कि GET गेट यानी पाना या प्राप्त करना, ये इसका बेसिक मीनिंग है। लेकिन जैसे हम इसके साथ अप जोड़ देते हैं, गेट अप, तो इससे एक एंटायरली डिफरेंट मीनिंग निकलता है, जिसे कहना चाहिए उठना। जैसे कि बिस्तर वगैरह से हम लोग उठते हैं, सो वी कैन से आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। So get up has got entirely different meaning from what it has in its original word, like get means to obtain, to gain, to acquire something. तो इससे अलग होता है। तो आइए एडवर्ब से हमारी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग बनती है, और ये मान के चलिए कि बिना कहना चाहिए फ्रेजल वर्ब्स की नॉलेज के इंग्लिश की नॉलेज कभी भी पूरी नहीं मानी जाती है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपने बोलचाल या लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स लेते हैं। आपके सामने एक फ्रेजल वर्ब है, बेसिकली BANK बैंक से बनी हुई है, और ये फ्रेजल वर्ब का जो ओरिजिनल मीनिंग है, सो आइए अब हम लोग देखते हैं एक वर्ब, और ये आपने देखा BANK बैंक। अब बैंक का बेसिक मीनिंग आप सब लोग जानते हैं कि यानी एक तो उस संस्थान को कहते हैं जहां पैसा जमा किया जाता है या लोन वगैरह आदि से लिया जाता है, जो एक फाइनेंस कंपनी होती है। इसके अलावा नदी के जो किनारे होते हैं हम उनको भी बैंक कहते हैं, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। लेकिन जैसे यहां पर एक प्रेपोजिशन जोड़ दिया गया, to bank on somebody, SB means somebody, और to bank on something, it means किसी पर निर्भर होना, किसी पर किसी काम के लिए विश्वास करना। जैसे you should not bank on all your friends, आपको अपने सभी दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए या आपको अपने सभी दोस्तों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। So as a verb, it has got the meaning to depend on somebody or something, or to rely on somebody something. Clear? जैसा कि यहाँ लिखा हुआ to depend on somebody or something, or to rely यानी किसी पर निर्भर होना या विश्वास करना। So let us understand some sentences, because you can remember a word or a phrasal verb for a longer period if you learn that phrasal verb or the word in some context, in some sentences. So first sentence is, I will try to help you but you don't bank on me fully. मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा पर आप पूरी तरीके से मुझ पर ही निर्भर मत रहिएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यू शुडंट बैंक ऑन गेटिंग एनी एक्स्ट्रा मनी दिस मंथ, कि आपको इस वर्ष इस महीने कुछ एक्स्ट्रा मनी लेने पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। एंड लास्ट सेंटेंस इज, द टीम इज बैंकिंग ऑन सचिन ओनली टू विन द मैच, कि जो कंप्लीट टीम है क्रिकेट की वो पूरी निर्भर रहती है सचिन पर मैच जीतने के लिए। सो किसी पर डिपेंडेंट होना यानी टू डिपेंड ऑन समबडी, टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी और समथिंग, और टू रिलाई ऑन समबडी और समथिंग। क्लियर? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब. You can use it in your day-to-day conversation, in writing also, and for SSC, CDS, NDA, बैंक PO, बैंक क्लर्क कभी कभार फ्रेजल वर्ब्स पूछी भी जाती है। SSC में तो काफी बार पूछी जाती है। आइए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपके सामने, दिस इज BEAR, बेयर विद। जनरली द मीनिंग ऑफ द बेयर विद सहन करना। इन द सेम वे बेयर विद समबडी, सो टू बी पेशेंट और टू वेट, मीनिंग है कि धैर्य रखना और इंतजार करना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन and there is some technical problem in my system, so I say just wait for 2-3 minutes or bear with me for 2-3 minutes, कृपया 2-3 मिनट तक जरा धैर्य रखें और जो तकलीफ है उसको थोड़ा सा सहन कर लीजिए। क्लियर? सेंटेंस इज, काइंडली बेयर विद मी फॉर सम टाइम, आई विल फाइंड द रियलिटी,
कि कृपया कुछ समय तक आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं हकीकत का पता लगा लूंगा। आई विल फाइंड द रियलिटी। नेक्स्ट, वी ऑल मस्ट बेयर विथ पीपल ड्यूरिंग देयर डिफिकल्ट टाइम, कि अगर कुछ लोग मुसीबत में है, डिफिकल्ट टाइम में है, तो हमें सब लोगों को उनका साथ यानी हमें धैर्य रखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि वो लोग उस डिफिकल्टी से उभरें, यानी एक तरह से उनका साथ देना चाहिए। सो दिस इज टू बेयर विथ समबडी, सो इट इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन एंड ऑल्सो फॉर राइटिंग पर्पज, and for competitive examination also it is very important. And there are so many idioms also based on this particular verb bear. Okay, come to the next phrasal verb, and this is beat up. Generally the basic meaning of beat is पीटना, लेकिन किसी को बार बार पीटना, काफी देर तक पीटते रहना. So to beat up, to hit or kick somebody again and again, कि किसी को बार बार ठोकते रहना, मारते रहना, पीटते रहना. Look at the sentence. Some students were beaten up very badly by the police. कि कुछ स्टूडेंट्स को पुलिस द्वारा बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, मतलब उसे बार बार पीटा गया. क्लियर? Some people dragged him out of his car and beat him up. कि कुछ लोगों ने, ड्रैग का मतलब किसी को खींचकर बाहर निकाल लेना. Drag him out. Again it's a phrasal verb to drag somebody out of something. किसी को किसी जगह से, रूम से, कार से बाहर निकाल लेना खींचकर, और उसको कार से खींचकर बाहर निकाल लिया और उसको बुरी तरीके से उन लोगों ने उसकी पिटाई कर दी. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट phrasal verb. नेक्स्ट, ब्लो. द बेसिक मीनिंग ऑफ ब्लो इज फूंक, यानी मुंह से फूंक मारकर, जैसे मोमबत्ती वगैरह को बुझा देते हैं ना, तो ब्लो आउट करना. Clear? In the same way, to blow something out means to blow a flame to stop it burning. Clear? यहां पर इसका मीनिंग है कोई भी चीज जल रही है और आप फूंक मारकर उसको बुझा देते हैं. जैसे बहुत से लोग अपने बर्थडे पे कैंडल्स को दे लाइक दिस, दे ब्लो द कैंडल्स आउट. ओके, सेंटेंस, इट इज ट्रेडिशन टू ब्लो आउट कैंडल्स ऑन बर्थडे. Now you can relate it with somebody's birthday, that most people on their birthdays blow out the candles. Okay. Next, why don't you blow out the candle? कि तुम इस मोमबत्ती को बुझा क्यों नहीं देते हो? बुझाने का मतलब मुंह से फूंक मारकर किसी चीज को, जलती हुई को बुझा देना. ओके, नेक्स्ट, एंड इट इज ब्लो समथिंग अप और ब्लो अप समथिंग. क्लियर? इसका मतलब है किसी को बम्ब वगैरह आदि से उड़ा देना, जिसे कहते हैं ना ब्लो समथिंग अप. इट कैन बी यूज्ड इन बोथ द वे. दिस ऑब्जेक्ट मे बी बिटवीन ब्लो एंड अप, और यू कैन से ब्लो अप समथिंग, टू ब्लो अप ए बिल्डिंग, टू ब्लो समबडी अप. इट मीन्स टू एक्सप्लोड, विस्फोट करना, और टू डिस्ट्रॉय समबडी और समथिंग विद ए बॉम्ब, कि किसी व्यक्ति को या किसी चीज को बम से उड़ा देना, मार देना. क्लियर? सो ब्लो समबडी अप. द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस ब्लो इज मुंह से फूंक मार. ओके, लुक एट द सेंटेंस. सेवरल पीपल वर ब्लोन अप इन ए बॉम्ब ब्लास्ट यस्टरडे. You might have heard several incidents of bomb blast, and whenever there are some bomb blasts, many people are generally killed in those, specifically in terrorist activities. So you can associate this particular phrasal verb with the acts of some terrorists, so that you can retain for a longer period in your mind. You can just imagine something in your mind. You draw a picture, because our mind learns quickly in the form of pictures. So if you draw picture of this particular sentence or its context, कहना चाहिए संदर्भ को एक दिमाग में पिक्चर के रूप में इमेजिन करें, एज ए मूविंग पिक्चर, then certainly you can remember the words for a longer period. So look, there is some bomb blast. So several people were blown up, यानी उन्हें उड़ा दिया गया बम से, या बम में वो बम का जो ब्लास्ट हुआ, जो एक्सप्लोड हुआ, उसके अंदर बहुत से लोग मारे गए. Next sentence is again directly related to terrorists, and it's a very common nowadays, specifically in our country
Earlier it was, there were so many terrorists in J&K, and still there are many. So terrorists blew up. This is the second form of this blow. So remember, knowing the various form of the verbs is very important. One verb, basically we say the base form means the first form, then second form, that is in reality the past form, then third form, that is called in grammar as past participle, and then ing form. And as per the function of the ing form may be called as gerund or may be called as present participle. So learning various forms of verbs is very important for fluency and also for the purpose of writing correct English. So the second form is blew. It's irregular verb. In all the regular verb, generally we add either D or ED with the verb, and by adding D or ED we make second form and also the third form. But in regular verbs, there are entirely different forms in second and third phase. Okay, so this is the second form. Terrorists blew up several buildings and buildings in Srinagar. कि terrorists ने बहुत से ब्रिजेस और बिल्डिंग्स को श्रीनगर में उड़ा दिया. श्रीनगर इज द कैपिटल ऑफ J&K. ओके, सो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत टेररिस्ट एक्टिविटीज रही हैं और अभी भी हैं. सो उसी के लिए कहा गया है कि आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट करके बहुत से ब्रिजेस मतलब पुलों को और बिल्डिंग्स को उड़ा दिया, एक्सप्लोड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. So very important word. Okay. Next is blurt out. It's very important for spoken purpose. कहते हैं ना, बिना सोचे समझे कुछ भी अपने मुंह से बोल देना, मीन्स बिना सोचे समझे. So this is to say something without thinking. जो दिमाग में आया उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया, जो नहीं बोलना चाहिए था वो सब कुछ बोल दिया. That is to blurt out. Okay, look at the sentence. She blurted out the whole story in anger. Suppose there, is a secret thing or secret story, but somebody got angry and blurted out the whole story in anger. कि उसने गुस्से में पूरी कहानी को बिना सोचे समझे बक दिया, बोल दिया. So this is very important phrasal verb. So remember, again, I want to remind all of you, if you are preparing for competitive examinations, any competitive examination, specifically for SSC, CDS, Indian Bank PO, or if you want to write and speak English fluently in all the situations, then you must have some knowledge of some basic phrasal verbs, because phrasal verbs we can say decorate our English language. कहना चाहिए कि भाषा को बहुत इम्प्रेसिव, प्रभावशाली बना देते हैं और उसको सुंदर बना देते हैं. सो फॉर एडवांस्ड लेवल पर्पज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, certainly you must possess good knowledge of phrasal verbs. We are providing you several important phrasal verbs. Watch our YouTube regularly, UAM Gurukul. Subscribe our YouTube channel, UAM Gurukul, and also press the bell icon so that you get the notification whenever we upload our new videos. And we are also running online live classes. For detail, you can visit our website. Okay, thank you very much. Have a nice day.